वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रमन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम टॉप 40 क्वेश्चन प्रस्तावना के लेके आए हैं। ये PYQ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द है वो कौन सा है। तो प्रस्तावना जो हमारी शुरू होती है तो पहला शब्द जो होता है उसमें लिखा हुआ है हम भारत के वासी। पहला शब्द जो लिखा हुआ है हम भारत के वासी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। प्रस्तावना को भारत में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि उपरोक्त सभी तीनों रूप में प्रस्तावना को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द है वो 1973 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है जो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में से जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये भी 1976 में जोड़ा गया था। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन सी। प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन तंत्र है। प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन तंत्र कैसा है। राजतंत्र है, तानाशाही है, लोकतंत्र है या सैन्य शासन है। तो भारत का जो शासन तंत्र है वो कैसा है, लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 में, प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र किस प्रकार का है। तो प्रस्तावना में जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का है। तो प्रस्तावना में लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है। संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है। संविधान की प्रस्तावना ब्रिटेन से प्रेरित है, अमेरिका से प्रेरित है, फ्रांस से प्रेरित है या ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। तो संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से प्रेरित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रस्तावना में कितने आदर्श बताए गए हैं। तो प्रस्तावना में आदर्श 3 बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं या 6 बताए गए हैं। तो प्रस्तावना में आदर्श 4 बताए गए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक न्याय का संबंध किससे है। तो सामाजिक न्याय का संबंध धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति या समाज। तो समाज का संबंध ये देखने से ही पता लगा। समाज का संबंध जो होता है सामाजिक न्याय का वो समाज से होता है। सामाजिक न्याय का संबंध समाज से होता है। ऑप्शन बी इज राइट। आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य आय की समानता, अवसर की समानता, संपत्ति का समान वितरण या उपरोक्त सभी। तो आर्थिक न्याय से संबंधित है आय की समानता। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है। राजनीतिक न्याय में मतदान का अधिकार, समान राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन सी है चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इसमें क्या है, ये उपरोक्त सभी होंगे। सभी जो हैं सभी हैं वो राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार, समान राजनीतिक अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी तुम्हारे जो हैं वो राजनीतिक अधिकार। स्वतंत्रता किन बातों से संबंधित है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है हमारी। तो इसमें से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये तीनों जो हैं तीनों प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समानता किसके समक्ष है। समानता समाज के समक्ष है, धर्म के समक्ष है, राज्य के समक्ष है। तो समानता जो है वो कानून के समक्ष है, यानी कानून की नज़र में सभी समान है। बंधुता का उद्देश्य, बंधुता का उद्देश्य, बंधुता का अर्थ है, बंधुता से मतलब होता है राष्ट्रीय एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता। उपरोक्त
सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा किससे जुड़ी है? व्यक्ति की गरिमा समानता से जुड़ी हुई है, स्वतंत्रता से जुड़ी है, ऑप्शन सी बंधुता से जुड़ी हुई है, या न्याय से जुड़ी हुई है? तो व्यक्ति की गरिमा जो है वो बंधुता से जुड़ी हुई है, बंधुता से। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने अपनाया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले संसद ने अपनाया, संविधान सभा ने अपनाया, राष्ट्रपति ने अपनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संविधान सभा ने अपनाया था। संविधान सभा ने अपनाया था और पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित नेहरू ने पेश किया था। प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? प्रस्तावना को 15 अगस्त 1947 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। तो संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949, यानी कि बी करेक्टर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान वो सबको पता होना चाहिए, संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो प्रस्तावना कानूनी भाग है, गैर कानूनी भाग है, या प्रस्तावनात्मक भाग है, या नीति निर्देशक भाग है? तो प्रस्तावना संविधान का प्रस्तावनात्मक भाग है, प्रस्तावनात्मक भाग है। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, या शंकर प्रसाद केस? तो प्रस्तावना को संविधान का भाग वो केशवानंद भारती केस में माना गया था। प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? तो प्रस्तावना में भारत को सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु या लोकतांत्रिक? तो प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। संप्रभु का अर्थ क्या होता है? संप्रभु का अर्थ होता है स्वतंत्र सत्ता, विदेशी नियंत्रण, सीमित शक्ति या अधीन राज्य। तो संप्रभु का अर्थ होता है स्वतंत्र सत्ता। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में अब तक 1 बार, 2 बार, या 3 बार, या 4 बार? तो प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? प्रस्तावना में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो प्रस्तावना में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है, जो भाग 20 में दिया हुआ है। भारत में किस प्रकार का राज है? एकात्मक, संघीय या अर्धसंघीय? तो यहाँ पे देखो, एकात्मक, संघीय, अर्धसंघीय। एकात्मक का मतलब ये होता है जैसे केंद्र है, केंद्र सरकार जो है वो सेंटर में है, केंद्र सरकार। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि सारी शक्तियाँ जो हैं वो संसद के पास होती हैं, संसद अपने हाथ में उन शक्तियों को ले लेता है। तो उस टाइम जो है वो एकात्मक शक्ति होती है, यानी कि ऐसी सरकार जो पूरा कंट्रोल केंद्र में हो, उसे एकात्मक कहेंगे। संघीय में क्या होता है? संघीय में सरकार का विकेंद्रीकरण हो जाता है, जैसे राज्य में एक अलग हो जाएगी और केंद्र में एक अलग सरकार हो जाएगी। तो सरकार का विकेंद्रीकरण होता है, तो उसमें उसे हम संघीय शासन कहते हैं। एकात्मक का क्या होता है? एकात्मक में पूरी पावर एक सरकार के पास रहती है, जो केंद्र सरकार होती है। और अर्धसंघीय में क्या होता है? अर्धसंघीय में एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार की सरकारें होती हैं। जैसे राज्य सरकार कोई काम कर रही है तो राज्य सरकार का भी काम हो रहा है, केंद्र सरकार का कोई रूल लगा रही है तो केंद्र सरकार भी अपना उसका भी रूल अप्लाई हो रहा है। तो इस व्यवस्था को अर्धसंघीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत तीनों प्रकार का राज्य, एकात्मक भी है, संघीय भी है, अर्धसंघीय भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हम भारत के लोग का आशय, हम भारत के लोग का आशय भारत की जनता से होगा। ये तो सीधा दिख रहा है, हम भारत के लोग, लोग मतलब जनता। प्रस्तावना में धर्म का उल्लेख किस रूप में हुआ है? राजधर्म के रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में, धर्मनिरपेक्षता में, या पंथ निरपेक्षता में?
तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगी कि पंथ निरपेक्ष हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन सी जो धर्मनिरपेक्ष था, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता। प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय किस प्रकार का है? प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसमें जो है सभी जो होंगे, सभी न्याय उल्लिखित हैं। यानी न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए समान न्याय दिलाना एक राज्य का कर्तव्य होगा। और आर्थिक न्याय का मतलब ये है आर्थिक असमानताओं को दूर करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कराना। ये भी एक राज्य की जिम्मेदारी होगी जो नीति निर्देशक तत्व के तहत होती है। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है सरकार हर व्यक्ति को राजनीतिक न्याय दिलाने में सहायता करेगी। राज्य जो है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो हर व्यक्ति को राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराए। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता किसकी है? प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता किसकी है? व्यक्ति की है, सरकार की है, न्यायालय की है, राज्य की है। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई वो एक व्यक्ति के संदर्भ में की गई है। ठीक है, उपासना करना, ठीक है, उपासना किसी की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब जो है एक व्यक्ति के संदर्भ में की गई है। प्रस्तावना में उल्लिखित समानता का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में उल्लिखित समानता का अर्थ है अवसर की समानता या स्थिति की समानता या कानून के समक्ष समानता। तो इसमें प्रस्तावना में समानता का अर्थ है ऑप्शन डी, तीनों प्रकार की समानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बंधुता से क्या निश्चय होता है? बंधुता से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारा, ये तीनों बंधुता से संबंधित है। प्रस्तावना का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? देखो यहाँ पे कल मैंने बताया था पिछली क्लास में कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो फिर से एक बार बता रहे हैं कि आर्टिकल 32 को आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा अंबेडकर जी ने। ठीक, और प्रस्तावना को भारत में संविधान की आत्मा कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था किसने? ठाकुर भार्गव दास ने। ठाकुर भार्गव दास, भार्गव दास ने। इसमें ये ऑप्शन है नहीं क्योंकि ये टाइप नहीं हो पाया था। तो इसका याद रखना है कि संविधान की आत्मा जो है वो ठाकुर भार्गव दास ने कहा था प्रस्तावना के लिए। प्रस्तावना किस प्रकार का दस्तावेज है? तो प्रस्तावना कानूनी है, राजनीतिक है, सामाजिक है या दार्शनिक है? तो प्रस्तावना जो है वो दार्शनिक दस्तावेज है, याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में नहीं कहा गया है? तो प्रस्तावना में देखो समाजवादी वर्ड भी है प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक भी है। ये तीनों वर्ड तो 1976 में जोड़े गए, लेकिन संघीय बात नहीं कही गई है प्रस्तावना में, कहीं भी संघीय वर्ड का यूज नहीं किया गया है। प्रस्तावना संविधान का कौन सा दर्शन कराती है? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों दर्शन कराती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकारों की रक्षा करना, संविधान के आदर्श बताना, कानून बनाना या सत्ता का विभाजन करना। तो संविधान प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो संविधान के आदर्श बताना। देखो यहाँ से अगर ये नहीं भी याद रहता है तो हमें यहाँ से याद रहना चाहिए प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य। देखो प्रस्तावना मैंने क्या बताया था, प्रस्तावना जो होती है वो संविधान का एक परिचय पत्र के रूप में होती है, संविधान का परिचय कराती है कि संविधान किस प्रकार का है। तो इसमें बताना चाहिए कि संविधान के आदर्श को बताना ही प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रस्तावना का महत्व किस बात से स्पष्ट हो गया था? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनरवा मिल्स केस या ए के गोपालन? तो ये है केशवानंद भारती केस,
यही एकमात्र संशोधन था जो इसके बाद हुआ था। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ, लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में जो शक्ति होती है वो जनता के पास होती है। लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधि चुनने के बाद उन प्रतिनिधियों के समूह से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो पूरी सरकार का संचालन करता है। ठीक है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? जो शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होती है। जनता अपनी मनचाहे उसको वोट देगी, उसको जिता के संसद का सदस्य बना सकती है। तो कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके के हम आगे भी क्वेश्चन लेके आएंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा संवैधानिक स्रोत, यानी कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। ये छोटा सा टॉपिक होगा, रैपिड रिवीजन होगा, पीडीएफ से कराएंगे हम, और जल्दी से जल्दी इसके पीवाई के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और ऐसे करके हम जल्दी से 15 दिन में लगभग इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो।